चलिए भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और एक नई लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस की छठा लेक्चर है। पिछले 5 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। हर लेक्चर में 20-20 सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। और आज के इस लेक्चर में भी आपको 20 ही सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें 10 सवाल मैथ का होगा और 10 सवाल रीजनिंग का होगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, जैसे एग्जाम में पूछी जा रही है उसी के पैटर्न पे सवाल को डाला गया है, मैथ को भी और रीजनिंग को भी। तो आप आराम से पेन पेपर लेकर बैठिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। आइए भाई, शुरुआत करते हैं। पहली सवाल एज प्रॉब्लम का है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान औसत 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। कभी भी डाटा कुछ साल पहले का दे या कभी डाटा कुछ साल बाद का दे, तो आप ये कोशिश करिएगा कि डाटा को वर्तमान के रूप में सोचने का प्रयास करना है। जैसे 2 आदमी का औसत 10 साल है, लेकिन 10 साल कब है, तो 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले औसत 10 है, इसका मतलब वर्तमान औसत 15 होगा। तो 2 आदमी का औसत यदि वर्तमान 15, तो दोनों का योगफल 15 दूना 30। बाबू, हम वर्तमान पे सोच रहे हैं। 5 वर्ष पहले औसत 10 है, तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान आने के लिए 5 साल बढ़ना होगा। और टाइम यदि 5 साल बढ़ेंगे तो एवरेज एज भी 5 साल बढ़ जाता है। आगे कहता है कि 3 व्यक्ति का वर्तमान औसत 25। ये वर्तमान 25 है, तो इसमें छेड़ना नहीं है। तो 3 आदमी का औसत 25 है, तो तीनों का योगफल 25 दिया 75। तो 3 आदमी के एज के योग में से 2 आदमी का एज का योग घटाइएगा, 1 आदमी का एज आ जाएगा 45 वर्ष। बाप, और ये 45 वर्ष सी का कब का आया है, वर्तमान का आया है, क्योंकि ये सारा डाटा वर्तमान का है। सी वर्तमान में प्रेजेंट में 45 वर्ष का है, लेकिन सवाल कही गई है कि सी का उम्र 4 साल बाद कितना होगा। तो 4 साल टाइम बढ़ेगा तो सी का एज भी 4 साल बढ़ जाएगा, यानी 45 + 4 बोले तो 39 वर्ष, सॉरी 49 वर्ष आएगा सी का एज। बाबू, कब, 4 साल बाद का। एज प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। ये देखिए बाबू, रीजनिंग की सवाल है कि किसी कूट भाषा में एन को 30 लिखा जाए, इतना को 78 लिखा जाए, तो इतना पेट को क्या लिखेंगे। अब समझिए, एन जो होता है वो 14 नंबर पे होता है। तो 14 को बनाया है 30, मतलब 2 से गुना किया और 2 जोड़ दिया, 14 दूना 28 + 2 30। उसी तरीके से यदि मैं इसको देखूं तो सी होता है 3 नंबर पे, ओ होता है 15 और टी होता है 20 नंबर पे। जोड़ेंगे तो बन जाएगा 38, और 2 से गुना करके 2 जोड़ देंगे तो 38 दूना 76 और 2 78 कोड बनाया है बाबू। यानी जो लेटर लिख रहा है वो लेटर के पहले नंबर को ऐड कर रहा है और उसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ के कोड बना दे रहा है। तो पी होता है 16, ई होता है 5 और टी होता है 20। तो 16 और 20 36 और 5 41। तो 41 को 2 से गुना करके 2 जोड़ दीजिए तो आपका कोड बन जाएगा 41 दूना 82 और 2 84, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कोड समझ पा रहे हैं। यानी लेटर के संख्या को ऐड कर रहा है और ऐड करने के बाद कोड बनाने के दौरान में 2 से गुना करके 2 जोड़ दे रहा है, उतना ही आपका कोड है। आगे देखिए बाबू, सवाल कहता है कि किसी धनराशि पे पहले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 साल बाद 10% वार्षिक है, और 10 वर्ष के अवधि में साधारण ब्याज दिया है 1850 रुपया। तो धनराशि क्या होगा, बात करना है। ध्यान से सुनिए। ये जो 10 साल के बाद 1850 रुपया दिया है, सबसे पहले समझिए कि 1850 रुपया क्या दिया है। तो आप कहेंगे कि 1850 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुना टी%। तो बाबू, पहले 4 साल के लिए रेट 5 रहेगा, तो प्रतिशत एसआई बनेगा आर गुने टी, 5 चौका 20%। अगले 3 साल के लिए रेट हो जा रहा है 8%, तो प्रतिशत एसआई 8 दिया 24%।
अब ध्यान से समझिएगा, पहला 4 साल का इंटरेस्ट निकला, अगले 3 साल का भी इंटरेस्ट निकल गया, तो टोटल 7 साल का इंटरेस्ट तो आपके सामने आ गया। यदि जोड़ना चाहिएगा तो 44 आएगा। लेकिन कंडीशन है कि 7 साल के बाद रेट ऑटोमेटिक, 7 साल बाद रेट बढ़ के 10% हो जाएगा। 7 साल बाद रेट 10% हो जाएगा। तो 7 साल बाद रेट 10% और टाइम नेक्स्ट 3 ईयर लेना होगा, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 या 30%। आप एक सवाल उठा सकते हैं कि ये वाला 3 आप कहां से लिए? बाबू 1850 रुपया जो दिया है वो 10 साल का ब्याज है। तो 10 साल का ब्याज निकालना है तो ऊपर में 7 साल के तो ब्याज हो चुका है, तो ऊपर में यदि 7 साल का ब्याज हो गया तो अब हमारे पास 3 साल बचे हैं, तो अगला 3 साल ले लिए 10% की दर से 30%। यदि हम तीनों चारों को जोड़ दूं तो आएगा कितना? 30 20 50 और 24, 50 और 24 हो जाएगा भाई 74 ना, 24%। यही हमारा क्या बना मेरे दोस्त? ऐसा ही बना है। लेकिन सवाल में कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट 1850 रुपया है। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट 1850 है, तो सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट वाला परसेंटेज से भाग लगाइए जो कि 74 है, और निकालना प्रिंसिपल है तो 100 से गुना कर दीजिए। यदि हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं, 50 दूना 100 और 37 दूना 74 और 37 पंचे 185, 55 छे 2500, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? परसेंटेज के रूप में प्रिंसिपल हमेशा 100% कहलाएगा, इसलिए मैंने 100% से गुना कर दिया। अब ये सवाल को बनाइए जरा सा। ये सवाल क्या कहता है? कहता है कि कार्य जिस तरीके से जूल से संबंधित है तो क्षेत्रफल उसी तरीके से किससे संबंधित है। यानी कार्य का यूनिट जूल होता है तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? तो क्षेत्रफल का यूनिट हेक्टेयर हो जाएगा, या फिर वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो हेक्टेयर में नापा जाता है एरिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए रिमाइंडर थ्योरम का, बहुत बेहतरीन सवाल। कहता है कि शेषफल क्या होगा। बाबू यदि आमतौर पे इस सवाल को देखिएगा तो आपसे बनना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप सोचिए कि 2 में 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल या तो +2 बोल रहे होंगे या फिर -7 बोल रहे हैं, जो कि डिफिकल्ट पॉइंट है। तो हमें क्या करना होगा कि 2 को कुछ ऐसा नंबर बना देंगे, कोई ऐसी संख्या बना देंगे कि 9 से भाग लगाने पर या तो शेषफल +1 बचे या फिर शेषफल -1 बचे। हमारा 2 ही प्रायोरिटी होगा कि 9 से ऐसा भाग लगाएं 2 में, या फिर 2 को ऐसा कुछ बना दें कि शेषफल या तो +1 बनने लगे या -1 बनने लगे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा 2 का क्यूब। यदि मैं 2 के क्यूब बना दूं जो कि 8 आएगा, और 8 में 9 से भाग लगाते हैं तो शेषफल -1 बचता है, तो हमें या तो +1 बचना चाहिए या -1 बचना चाहिए। तो 2 के पावर 3 की मैथमेटिकल यदि पावर 3 रखे हैं तो 3 से इसमें भाग लगाना होगा, तो 3 तिया 9, 2 और 0 3 छक्के 18, यानी अभी हमारे पास हुआ है 36 तिया 108। 2 हमारा 108, लेकिन सवाल में 2 कितना है? 110 को है, यानी अभी भी 2 को 2 घट रहा है, तो आगे लिखना होगा 2 के पावर 2। ध्यान से रखिए, 2 यहां पर हो गया 108 को और 2 यहां हो गया 2 को, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110 को। भाग किससे देना था? भाग देना था 9 से। अब एक बात बताइए, 2 के क्यू 8 होता है, पावर में 36, और गुने 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, भाग देना है 9 से मेरे भाई। तो अब हम लोग भाग लगाएंगे, तो सोचिए कि 8 में 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल -1, और 4 में 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल +4, तो -1 के पावर इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 शेषफल है और 1 गुने 4 करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर 4 आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो कभी भी ऐसी सवाल देखने को मिलती है कि भाग लगाने के बाद में छोटा नंबर है, और छोटा ही नहीं है, कुछ ज्यादा छोटा नंबर है ऊपर वाला, तो उसको कुछ ऐसा फॉर्मेट में चेंज करिए, ऐसा में बदलाव करिए कि शेषफल या तो +1 बचे या फिर -1 बचे। आप कहेंगे ऐसा क्यों सोचते हैं? +1 और -1 बचने से ना पावर कुछ भी रहता है तो परिणाम में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग +1 और -1 पे सोचते हैं बाबू। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 कहता है कि x a की माँ है, y b की बुआ है, r b का पिता है, a और z बहनें हैं,
बी जेड का भाई है तो आर का एक्स से क्या संबंधित है। देखो ब्लड रिलेशन की सवाल है, एक बार हर हरा के पढ़ दीजिएगा तो आपके दिमाग से सरसरा के निकल जाएगा, इसलिए हर हरा के नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, चीजें ज्यादा समझ में आएगी। और लग रहा है कि वो दिमाग में से निकल रही है तो डाटा को बना करने का प्रयास करिए, डाटा को लिखने का प्रयास करिए। सवाल कहता है कि एक्स वाई की माँ है, एक्स ए की माँ है, ए से एक पीढ़ी ऊपर रहेगी बाबू एक्स, एक्स ये वाला एक्स, तुम्हारी वाला एक्स नहीं, वाई बी की बुआ है, वाई जो है वो बी की बुआ है, ठीक है भाई बुआ है। और आगे कहता है कि आर बी का पिता है, बी का पिता आर है, ये हो गया पिताजी हो गए, फादर्स। ए और जेड बहनें हैं भाई, ए और जेड दोनों बहन है, ए और जेड बहन है। बी जेड का भाई है, आ गया बी जो है वो जेड का क्या है, भाई है। अब सोचो इतना ही डाटा है, तो सवाल कहता है कि आर का एक्स से क्या संबंध है, आर का एक्स से, आर कौन लगेगा, एक्स का, ठीक है। एक बात बताओ, यदि इसके पिताजी आर हैं और ये दोनों भाई बहन हैं, इसका मतलब है कि इसका भी पिताजी होंगे, और चूंकि इसका पिताजी है और ये दोनों बहन है, इसका मतलब इसका भी ये पिताजी होंगे, तो ये पिताजी हैं, ये माँ है, तो ये माँ हो गई, ये पिता हो गया, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये हो गया पति परमेश्वर और ये हो गया पत्नी खून चूसे वाली। ऑप्शन नंबर देख लो, पति ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी भाई। समझ में आई, पति के बारे में पूछा था, पत्नी के बारे में नहीं पूछा था। और ऐसे भी डाइन के बारे में कौन पूछे, बाप रे बाप, पत्नी लोग बुरा मान जाएगी, नहीं बाबू, पत्नी भी भगवान नहीं देवी के रूप होती है। आगे आ जाओ ध्यान से, सवाल नंबर 7 पे। 7 कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलम की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 15 कलम की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। समझिएगा, 1 रुपये में 25 कलम खरीदा और 1 ही रुपया में 15 कलम बेच दिया। सबसे पहला आपको काउंट ये करिए कि 1 रुपया में खरीदा भी है और 1 रुपया में बेचा भी है, मतलब खरीदने वाला अमाउंट और बेचने वाला अमाउंट दोनों समान है। यदि खरीदने और बेचने वाला अमाउंट सेम रहता है तब वस्तु और प्राइस एक दूसरे का रिवर्स अनुपात में होते हैं। तो यदि मैं देखता हूं कि वस्तु की संख्या का क्या रेशियो जाएगा, तो वस्तु की संख्या में सीपी और एसपी, 1 रुपए में 25 को खरीदा है और 1 रुपए में 15 को बेचा है, यानी रेशियो बनेगा बाबू 5:3 का। ये वस्तु की संख्या का अनुपात 5:3 आया। और यदि खरीदने और बेचने वाला का अमाउंट सेम है, पैसा बराबर है, तो हमेशा प्राइस और वस्तु एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर हम प्राइस निकालेंगे बाबू, तो 3:5 हो जाएगा। मतलब यदि किसी वस्तु को खरीदे होंगे 3 रुपए में तो बेचेंगे 5 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 2 का। तो प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100, जो बचपन से हम लोग जानते हैं, तो बट्टा में सीपी 3 और गुना में 100 करिएगा तो आ जाएगा 66.2/3%। ऑप्शन नंबर कौन, बी बाब। पकड़ लिए यहीं से, 2/3 आया ना, और 2/3 को परसेंट में गुना करना है तो 100 से गुना करेंगे, तो 2/3 हमेशा होता है 66.2/3%, याद रख लेनी है। 33.1/3% होता है 1/3, और उसी का डबल होता है 66.2/3, जो कि आ रहा है 2/3 का बाबू, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें कि जिस संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए युग्म में संबंधित है। यानी 8 का संबंध जिस तरीके से 49 का होगा, उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन इधर होगा। तो 8 से 1 कम करो 7, 7 के स्क्वायर 49 है, मतलब 1 घटा दिया है, 1 घटा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो 1 घटा के स्क्वायर करेंगे तो ये देखो 12, 12 से 1 कम करिएगा 11, और 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर कौन, डी नंबर सब आंसर आएगा, ठीक है। सोचने का प्रयास करिए, आगे समझिए। कहता है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 56 रुपए बेचकर 12% का लाभ कमा जाए। अब सोचिएगा, 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस का गेहूं को मिला करके कंबाइंड करके बेचा जा रहा है।
पहला प्रकार का गेहूं का जो प्राइस है, कोस्ट प्राइस, वो 60 रुपए पर केजी है, और दूसरा प्रकार के गेहूं का प्राइस है 42 रुपए पर केजी। और सवाल कहता है कि दोनों को किस अनुपात में मिक्स कर दिया जाए ताकि 56 रुपए बेचने से 12% का लाभ हो जाए। अब एक बात समझिएगा कि ये 60 रुपया है बाबू कोस्ट प्राइस, 42 रुपया भी कोस्ट प्राइस है। क्योंकि यहां कोस्ट प्राइस, यहां कोस्ट प्राइस, तो यहां भी कोस्ट प्राइस रखना होगा, लेकिन 56 नहीं रख सकते क्योंकि 56 रुपये बेची जा रही है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस से कोस्ट प्राइस निकालिएगा तो सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू के उल्टा गुना, तो 12% के भिन्न में मान 3/25, होल वैल्यू जुटेगा लाभ है तो 28/25 के उलट के गुना कर दीजिए 25/28, 25 दूना 50 रुपए, यही आ गया कोस्ट प्राइस। तो हम लोग कोस्ट प्राइस ही रखेंगे बाबू, ध्यान देना है। यदि दो जगह पे कोस्ट प्राइस रखे हैं तो तीसरे स्थान पर भी कोस्ट प्राइस ही रखना पड़ेगा। यदि कभी सेलिंग प्राइस दे दिया तो होल वैल्यू को उल्टा गुना कर देंगे तो कोस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं बाबू, तो घटाइए, इन दोनों का अंतर 8 आ जाएगा और इन दोनों का अंतर 10 आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 4:5 का। ऑप्शन नंबर कौन, सी आ जाएगा। ठीक है भाई, एलिगेशन की बहुत अच्छी सवाल थी। अब आगे देखिए 10 नंबर कहता है कि किसी कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। बाबू नंबरिंग से पकड़िएगा, ये बी है तो 2 नंबर, आर है 18, ओ है 15, डब्लू है 23, कैसे होता है ना 24 पर डब्लू एक्स वाई जेड 23 है, एस है 19 और उसके बाद 5 है। कोड बनाया है G7, U21 और Y दे दिया है तो Y हमारा 25 हो जाएगा, और Q दे दिया है तो Q आपका 16 17 हो जाएगा ना, Q 16 हो जाएगा, P 16 है, Q तो 17 हो जाएगा, और T 20 हो जाएगा, और D आपका 4 हो जाएगा। कोड कैसे निर्माण कर रहा है ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस सवाल को, गौर से देखो रे कालिया। आप ध्यान से देखोगे ना तो 5 से 7 बनाया तो 2 जोड़ दिया, 19 में भी 2 जोड़ के 21 बनाया, 23 में भी 2 जोड़ करके 25 बनाया, 15 में 2 जोड़ करके 7 बनाया, हाँ 18 में 2 जोड़ के 20 बनाया, और 2 में भी 2 जोड़ करके 4 बना दिया। लो कैसे हो गया, 2 में भी 2 जोड़ करके 4 बना दिया। कहने का मतलब पहला लेटर में जो दिया है उसमें 2 जोड़ा है और उसका लास्ट वाला कोड बना दिया है। तो भाई एक बात बताओ, पहला 1 है, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा और लास्ट वाला बनेगा 3 मतलब सी। तो लास्ट में सी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझा? आगे आ जाओ, सवाल देखो क्या कहता है। कहता है कि 49 के पावर 15-1 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। हमारी बात को गौर से सुनो। यदि x के पावर n दिया हो और y के पावर n दिया हो तो हमेशा विभाजित होता है, हमेशा विभाजित होगा x माइनस वाई से। ठीक है, x माइनस वाई से हमेशा विभाजित होगा। और यदि x के पावर n हो और y के पावर n हो, जहां पर n जो है वेयर n बराबर सम संख्या, सोचो सम संख्या, n बराबर सम नहीं विषम हो जाएगा, n बराबर विषम संख्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो लिखे थे सम संख्या। सम संख्या हो तो विभाजित होगा x माइनस वाई से एंड x प्लस वाई से, दोनों से विभाजित हो। यदि पावर में इवन आ जाता है माइनस के केस में तो x प्लस वाई से भी विभाजित होगा और x माइनस वाई से भी विभाजित होगा। तो 49 के पावर 15 और 1 के पावर 15 है। अच्छा, आप कहेंगे कि पावर में 15 नहीं, तो भाई साहब 1 के पावर में 15 अपने मन से भी बैठा सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो हमने 15 रख दिया। अब यहां पर देखिए पावर सेम आ गया तो बेस के अंतर है, और चूंकि पावर ओड नंबर है, इवन तो है नहीं, तो केवल अंतर से कटेगा। 49 माइनस 1 बोले तो किससे, 48 से ये संख्या कटेगा। अब चूंकि ये संख्या 48 से कटेगा और ऑप्शन में 48 नहीं है, 50, 51, 29, 8 है। तो यदि 48 नहीं है तो ऑप्शन में ये देखिए
कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो 48 को काट सकता है, वही आंसर हो जाएगा। तो 48 को काटने वाला कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या 48 से कटेगा वो 48 के छोटा फैक्टर से भी कटेगा। तो 48 के छोटा फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 4 इवन 4 भी होगा, 12 होगा, 16 होगा। कोई ना कोई एक ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन देगा वही सवाल का उत्तर बना रहा होगा। ठीक है भाई, आगे देखो, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करिए। कैसे कैसे पूरा कर दिया, 16 दूना 32 प्लस 2, 16 गुने 2 प्लस 2 तो बन जाएगा 34, 34 गुने 2 प्लस 2 तो 34 दूना 68 प्लस 2 70। उसी तरीके से 70 गुने 2 प्लस 2 140 प्लस 2 142, और 142 गुने 2 प्लस 2 तो 284 प्लस 2 286। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि सी में 142 तो मैच कर रहा था लेकिन 286 मैच नहीं कर रहा था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, अन्ना ही दिक्कत है तो हम धड़ाधड़ आगे बढ़ते चलिए। लेकिन इतना ध्यान रखना है, आपको अपने से पहले बनाना है, उसके बाद हमारा वीडियो को देखना है। समझ में आई कि नहीं? यहां से देखो ध्यान से, कहता है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो पानी की चाल क्या होगा। कोई नाव धारा के दिशा में चलता है, धारा के साथ चलता है तो चाल b प्लस डब्ल्यू हो जाता है, और धारा के विरुद्ध चलता है तो चाल b माइनस डब्ल्यू हो जाता है। जिसमें धारा के साथ में 21 दिया है और धारा के विरुद्ध में 9 दिया है, ये 21 और 9। अब देखिए कि धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया है, तो बोट की जो चाल होगा वो दोनों के जोड़ के आधा हो जाएगा। तो 21 प्लस 9 30, और 30 के आधा 15 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ नाव की चाल। वाटर की जो चाल होगा वो दोनों के घटा के आधा हो जाएगा। तो 21 और 9 को घटाइएगा तो 12, और 12 के आधा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सुधार लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में। 12 आएगा ना? ठीक है, अरे घटाओगे तो 12 ना आएगा, 12 आएगा तो 12 के आधा 6 ही होगा। ठीक है, आगे आओ ध्यान से। कहता है कि 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी एक प्रकार से सेम है, तो असंगत युग्म छांटना है। बाबू आगे कौन है, भिन्न कौन है, सबसे अलग कौन है, सबसे अलग तुम्हारी वाली है। इधर आओ, ऐसा तुमको लगता होगा लेकिन सच नहीं। सुनो, 7 का 50 बनाया, यानी 7 के स्क्वायर 49 प्लस 1 50, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो 6 के स्क्वायर 36 प्लस 1 37 होना चाहिए था, लेकिन ये 36 हो रहा है। तो ये तीनों समान है और ये वाला भिन्न है। सब में स्क्वायर करके एक जोड़ा है, लेकिन ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन बी में स्क्वायर करके एक घटाया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो गई, असंगत हो गई। नेक्स्ट सवाल पे आइए भाई। कहता है कि दी गई संख्याओं को परस्पर गुना किया जाए तो अंतिम से दाईं ओर शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब सुनो सवाल को, कि सवाल है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसे लगातार यदि 1000 तक गुना करते हैं, तो इसको गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में अंतिम से शून्य कितना होगा, लास्ट से 0 की संख्या कितना होगा। अब हमारी एक बात समझने का प्रयास करिए। 1 से लेकर 1000 तक मल्टीप्लाई, इसका सिंपल मतलब होता है फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000। 1 से लेकर 100 तक गुना, इसका सिंपल मतलब होता है फैक्टोरियल 100, और 1 से लेकर 1000 तक गुना, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 1000। और फैक्टोरियल में कभी भी शून्य की संख्या जानना हो ना, तो उसमें हमेशा 5 से भाग दिलाएगा। तो फैक्टोरियल 1000 में 5 से भाग दिए तो आया बाबू 200, 5 से कट जाएगा। अब जो आया है उसमें दोबारा 2 से 5 से भाग लगाओ, 5 चौका 20 40। अब जो आया उसमें दोबारा 5 से भाग लगाओ 8 मरतबे, पॉइंट के बाद नहीं लेना है, और 8 में दोबारा 5 से भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा। टोटल जोड़ दोगे तो 240 और 8 48 और 1 49, यानी अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो गया, 249 हो गई, 249 हो गई।
तो कभी भी फैक्टोरियल वाला में सवाल आता है कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना है, अंतिम से 0 की संख्या कितना है, तो उसमें हमेशा 5 से भाग देना है। दशमलव के बाद काउंट मत करिएगा, जब तक भाग लगेगा तब तक लगाते रहना है, लगाते रहना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि सीखा की तस्वीर दिखाते हुए, सीखा की तस्वीर दिखा रही है तो ये थर्ड पर्सन हो गया। पारुल ने कहा तो पारुल कह रही है तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। वह का मतलब सीखा, अब मेरे का मतलब पारुल, तो वह मेरे पिता यानी पारुल के पिता, मेरे पिता के एकलौता बेटा, एकदम एक ही बेटा है, छोकरा है, एकलौता बेटे की दादी है, बेटे की दादी है, हैं? यही सवाल है ना, ध्यान से सुनो। पारुल के पिता के एकलौता बेटा के दादी है कौन बाबू? सीखा, सीखा दादी है। तो सवाल कहता है कि सीखा पारुल से कैसे संबंधित है? तो पारुल के भी दादी होगी, क्योंकि पारुल खुद एकलौता बेटा है, तो जब इसका ये दादी है तो इसका भी दादी होगा, क्योंकि एकलौता बेटा है तो ये भी इसी का बेटा है और ये भी इसी का बेटा है। यही है, यही है, यही बेटा, ये भी है और ये भी है, पारुल भी और बेटा भी। अलग बात है कि दो अलग अलग हम तस्वीर में लिख दिए, लेकिन चूंकि एकलौता बेटा का जिक्र किया है तो पारुल ही इसका बेटा हो जाएगा, तो इसका दादी है, दादी, दादी ऑप्शन नंबर डी है ना। अच्छा सवाल था, मजा आ गया, दादी को याद आ गई। सुनो ध्यान से, कहता है कि एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है और 3 शिफ्ट के दौरान मजदूरों की कार्य क्षमता 80, 70 और 50% है। अगर कहता है कि एक समूह में एक काम 60 दिन में पूरा करते हैं, कौन वाले बाबू? पहली शिफ्ट वाले। तो कहता है तीनों शिफ्ट में काम होगा तो काम को कितने दिन कम समय लगेंगे? ध्यान से सुनो सवाल क्या कहता है कि एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है और तीनों शिफ्ट की कार्य क्षमता का दिया है, पहला शिफ्ट में 80%, दूसरा में बाबू 70% और तीसरा में हो जाएगा 50%। परसेंट गेलो तेल लेवे और ये भी चल गेलो तेल लो। तो पहला शिफ्ट का क्षमता 8, दूसरा शिफ्ट के क्षमता 7 और तीसरा शिफ्ट के क्षमता 5 बाबू। अब समझिए, क्षमता का रेशियो आपको मालूम है, क्षमता और डे गुना होकर के आपस में बनते हैं टोटल वर्क। तो सवाल कहता है कि पहली शिफ्ट वाले कितना दिन में? 60 दिन में। तो पहला शिफ्ट का क्षमता 8 है, तो 8 गुने 60, ये हो गया बाबू टोटल वर्क, क्षमता गुने डे। अब कहता है वही टोटल काम को तीनों शिफ्ट में काम कराया जाए, तीनों शिफ्ट कंबाइंड होके करेगा, तो कंबाइंड क्षमता से भाग लगाओ, 8, 7, 15, 5, 20, तो 20 तिया 60, 8 तिया 24 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। सवाल कहता है कि काम यदि तीनों शिफ्ट में चलाया जाए तो कितने दिन समय बचत होगा। तो आप सोचिए कि एक शिफ्ट में काम हो रहा था तो 60 दिन लग रहा है और तीनों शिफ्ट में काम हो रहा है तो 24 दिन लग रहा है, तो कितना दिन का बचत होगा? 60 माइनस 24, इसका मतलब है 36 दिन का बचत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे बाबू क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहा गया है कि किसी कुछ भाषा में ट्रेन को इतना लिखा जाता है तो चेक को क्या लिखेंगे, है ना। अब सोचो, ट्रेन को बना दिया बाबू FHYQL, क्या कोड बनाया जा सकता है? गौर से देखे तो टी को F बनाया तो T और F यानी 20 और 6 26 पे जा रहा है, 18 और 8 26 पे जा रहा है, 1 और 25 26 बन जा रहा है, 9 और 17 26 बन रहा है, 14 और 16 14 और 12 26 बन रहा है। मतलब कोड वाला नंबर और जो दिया हुआ उसका नंबर जोड़ करके 26 बनाया है। तब सोचिए ये 3 है तो 3 में 23 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 23 होता है W नंबर से। ऑप्शन नंबर सी है, W न तो यहाँ है ना यहाँ है, बाकी जांचने की कोई जरूरत नहीं है। H 8 है, 26 में से 8 घट के 18 आ जाएगा, 18 नंबर पार आता है। ठीक है भाई, ठीक ठीक बनाया ना। आइए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उत्तर 35 प्राप्त हुआ।
तो सही उत्तर ज्ञात करें कितना होगा। तो किसी संख्या x को 12 से विभाज्य करेंगे तो परिणाम बराबर 35 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 12 एक एम 12 और सॉरी 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, यानी जो संख्या है वो 420 है। अब कहता है कि उसी संख्या को 21 से भाग लगाया जाए तो परिणाम क्या आएगा, 21 दूना 42 यानी परिणाम 20 आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। परिणाम निकालना है, ध्यान देना। ऐसा केस में बच्चा लोग शेषफल ढूंढने का प्रयास करता है। शेषफल नहीं पूछा है, परिणाम पूछा है। परिणाम का मतलब होता है भागफल। ठीक है भाई, सुनो आगे कोड क्या बनाया है। कहता है कि निश्चित कोड भाषा में इतना को बना दिया जाए ये, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, टेंडर है तो यहां से लिखना शुरू करिए। तो टी हो गया 20, ई हो गया 5, एन हो गया 14, डी हो गया 4, ई हो गया 5, आर हो गया 18। तो 18 5 14 5 18, अच्छा 5 और 20 है लास्ट में, हटे 20 टी या वाह, ये हो गया 20 5। ठीक है, कोड ऐसी बनाया है। इनसे देख लूं, देखो ध्यान से, जो यहां लास्ट वाला नंबर 18 है इसका कोड फर्स्ट वाला नंबर बना दिया। ये लास्ट में जो ये 5 है इसको बना दिया सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट है ना। तो हम ऐसे सोचेंगे कि लास्ट में यहां डी है, डी का मतलब 4, तो 4 हो जाएगा पहला कोड। यहां ई है 5, 5 हो जाएगा दूसरा कोड। 4 और 5, 4 और 5 यहां नहीं है, ये तीनों जगह है। उसके बाद क्या बनेगा, टी, टी का मतलब 20, 4 5 20, 4 5 20 यहां भी है, 4 5 20 यहां भी, ये तो गया। 20 के बाद क्या बनेगा, 4 5 20, एस, एस होता है 19, 4 5 20 19, 4 5 20 19, ऑप्शन नंबर कौन, सी आ जाएगा। डी पर कैंसिल हो जाएगा। पूरा जांचने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा जांच के आप टाइम वेस्ट मत करिए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन में ही आपको टिक आउट करनी होती है। तो जितना जल्दी हो सके ऑप्शन को भी देखते रहिए साथ में। ठीक है भाई, तो हमने 20 सवाल कंप्लीटली पूरा कर दिया। जितनी पॉसिबिलिटीज थी कंसेप्ट देने का, हम साथ में कंसेप्ट देने का भी प्रयास किए और ज्यादा से ज्यादा सवाल को डिटेल में हम लेकर के गए। प्रयास रहा कि हम अपने 100% आपको 20 सवाल में दिए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोग को बताने का प्रयास करिए कि जिनका जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम है वो सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। सारा सेशन को देखते आइएगा, जब एग्जाम का डेट आएगा तो आप धर के रगड़ के छोड़ देंगे सारे सवाल को। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।